हेलो एवरीवन, रेजोमैक्स के मिशन बेस पे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मिशन बेस सीरीज में हम लोग इकोनॉमिक में एक चैप्टर देख रहे थे, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हमने आईपीओ, एफपीओ, सेबी, कई सारे स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई, एनएसई इसके बारे में देख लिया था। इसी सीरीज में शेयर मार्केट में और कौन कौन से आपके टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। एक होता है सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ मतलब प्रतिभूति, हिंदी में इसको प्रतिभूति बोलते हैं। सिक्योरिटीज कितने तरीके की हो सकती है, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सिक्योरिटीज का क्लासिफिकेशन क्या होगा, इसके अलावा हम जो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो किसी कंपनी में, तो कई बार कंपनीज अपना पैसा वापस दे देती है, या यूं बोले कंपनीज खुद शेयर खरीदने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो बाईबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, अभी पेटीएम ने रिसेंटली लगभग 850 करोड़ के शेयर्स को बाईबैक करा। इसके पहले 2020 में टीसीएस ने 16,000 करोड़ के, रिसेंट में अडानी पोर्ट ने भी अपने बॉन्ड स्टॉक्स को वापस से लिया, यूं बोले कि अपने बॉन्ड्स का बाईबैक करा। तो वो होता क्या है, वो क्यों करा जाता है, इसके पीछे रीजन क्यों है। एक कंपनी जो खुद पैसा चाहती है, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट के में थ्रू, तो ऐसा क्या होता है कि उस कंपनी को खुद पैसा लगा के वापस से पैसा, खुद अपना पैसा लगाती है। जबकि शेयर मार्केट का एक्चुअल रूल्स क्या बोलता है, कंपनी को पैसा चाहिए, लेकिन इसमें रिवर्स देखने को मिल रहा है। तो इसको हम समझेंगे। इसके अलावा आपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम सुना होगा। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या है, ये हम देखेंगे। S&P, मूडीज, क्रिसिल, इकरा, ये सब क्या है। इसके अलावा एक चीज और है, वो है आपका सिक्योरिटी का क्लासिफिकेशन, बायबैक, शेयर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और एक आपने नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसमें जो पैसा आप लगाते हो वो एक्चुअल में पैसा कहां पर जाता है, हम एक एक करके इसको देखेंगे। फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि सिक्योरिटीज को हिंदी में प्रतिभूति बोलते हैं। तो प्रतिभूति का वर्गीकरण क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज क्या होगा। देखो, सिक्योरिटीज दो तरीके से हो सकती है। पहला मतलब आपने जो पैसा लगाया, कंपनी में पैसा लगाया, वो दो तरीके से लगा सकते हो। आप किसी भी कंपनी का सिक्योरिटी दो तरीके से खरीद सकते हो। पहला, आप उस कंपनी को लोन देते हो, लोन इन द टर्म्स ऑफ डेप्ट। यदि आप उस कंपनी का लोन के टर्म में पैसा देते हो तो उसको बोलते हैं डेप्ट सिक्योरिटी। और जब आप उसको शेयर की फॉर्म में देते हो तो उसको बोलते हैं शेयर सिक्योरिटी। पहले बात करें डेप्ट सिक्योरिटी की। तो डेप्ट सिक्योरिटी मतलब शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया इन द टर्म्स ऑफ डेप्थ, यानी आपने उस कंपनी को या जो भी अथॉरिटी है उसको पैसा दिया। आप एक तरीका का यूं बोलें कि आपने किसी को पैसा उधार दिया। जैसे आप कभी किसी आपके दोस्त को या फैमिली पर्सन को, किसी नॉन पर्सन को आप जैसे पैसा उधार देते हो, तो उसी तरीके से आप पैसा यहाँ पर उधार दे रहे हो। तो जैसे आप वहां पर पैसा देते हो, मार्केट में पैसा उधार देते हो, तो रिटर्न में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो डेप्ट सिक्योरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ये भी दो तरीके की हो सकती है। पैसा आप सरकार को दे रहे हो कि किसी कंपनी को दे रहे हो, उस बेसिस पे बात करें तो डेप्ट सिक्योरिटी हो सकती है। एक तो गवर्नमेंट डेप्ट सिक्योरिटी, एक होगी आपकी डिबेंचर। डिबेंचर का सीधा सा मीनिंग यहीं पे क्लियर कर दूं, जब आप किसी कंपनी में, यदि डेप्ट सिक्योरिटी का जो रिलेशन है वो किसी कंपनी से है, यानी आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया इन टर्म्स ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी, तो उसको क्या बोलेंगे, डिबेंचर। यानी ये आपका इन्वेस्टर हो गया, ये इन्वेस्टर किसमें इन्वेस्ट करेगा, किसी कंपनी में, और बदले में चूंकि डेप्ट सिक्योरिटी है तो बदले में उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट पेमेंट। तो कई बार पूछ लेता है कि डिबेंचर क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ शेयर, इट इज अ टाइप ऑफ शेयर इक्विटी, इट इज अ टाइप ऑफ डेप्ट शेयर सिक्योरिटी, इट इज अ टाइप ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो ये डिबेंचर क्या है, डिबेंचर का रिलेशन किसी कंपनी से है, और गवर्नमेंट डेप्ट सिक्योरिटीज यानी सरकार से इसका रिलेशन। गवर्नमेंट डेप्ट सिक्योरिटीज को थोड़ा क्लासिफिकेशन हम देखें, यहाँ पर इसको फर्दर क्लासिफाई करें। यहाँ पर देखिए, आप इसको अगेन क्लासिफाई कर रहे हैं, यहाँ जगह कम है तो हम आगे देखते हैं। गवर्नमेंट डेप्ट सिक्योरिटी को यदि फर्दर क्लासिफाई करें तो अब आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आप क्या बोलते हो, चलो 1 साल के लिए ले जा, या 2 साल के लिए ले जा, या 1 दिन के लिए ले जा। तो आप उसको, गवर्नमेंट को आप पैसा दे रहे हो, यानी ये इन्वेस्टर है और ये है आपकी गवर्नमेंट। तो आपने जो डेप्ट सिक्योरिटी उसका खरीदा,
आपने उसको एक तरीके का लोन दिया गवर्नमेंट को, तो आप कितने टाइम के लिए दे रहे हो? वो हो सकता है शॉर्ट टर्म, 1 साल से कम, शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी, और लॉन्ग टर्म डेब्ट सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी मतलब यदि आपने इन्वेस्ट करा डेब्ट सिक्योरिटी में, आपने किसी का डेब्ट सिक्योरिटी का, यदि आपने ट्रेजरी बिल या कुछ ऐसा उनका इन्वेस्ट करा किसी गवर्नमेंट में या उसकी कंपनी में, तो आपने यदि 1 साल से कम के लिए करा, लेस देन 1 ईयर, मीन्स आप शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी को खरीद रहे हो। यदि आपने इन्वेस्ट करा मोर देन 1 ईयर, जैसे आप पैसा देते हो, आपने आपके फ्रेंड को पैसा दिया, यदि वो 6 महीने के लिए दिया, एक महीने के लिए दिया, तो हो गया कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दिया है, उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आपके दोस्त की जगह गवर्नमेंट को रख लो, इन्वेस्टर आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया और वो यदि 1 साल से कम के लिए दिया, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी। जबकि लॉन्ग टर्म डेब्ट सिक्योरिटी में जो पैसा इन्वेस्ट करा जाता है वो 1 साल से ज्यादा के लिए करा जाता है। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि डेब्ट सिक्योरिटी मतलब आपको रिटर्न क्यों, आप पैसा इन्वेस्ट क्यों करोगे? आप पैसा इसलिए इन्वेस्ट करोगे कि आपको कुछ ना कुछ इसका फायदा होगा, क्योंकि आप उसको एक तरीके का डेब्ट उधार दे रहे हो, तो यहां पर डेब्ट में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट पेमेंट। शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी में एक टाइप होता है ट्रेजरी बिल का, ट्रेजरी बिल, एक हो गया कैश मैनेजमेंट बिल। लॉन्ग टर्म डेब्ट सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है डेटेड सिक्योरिटी। हम इसको एक एक करके देखेंगे। पहले बात करें ट्रेजरी बिल की। ट्रेजरी बिल जो होते हैं, पहली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, ये एक तरीके की डेब्ट सिक्योरिटी है। और डेब्ट सिक्योरिटी भी कौन सी? शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी। इट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी है तो ये नो डाउट 1 साल से कम के लिए पैसा इन्वेस्ट होगा। तो इसमें पैसा 3 तरीके से इन्वेस्ट हो सकता है। इट मे बी फॉर 91 days, 182 days and 364 days. All threes are less than 1 year, 365 days. यानी इसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। 91 days अप्रोक्स क्या 3 मंथ बोल दीजिए, या 6 महीने, या फिर आप पूरा 1 साल से कम के लिए, ठीक है? तो ये इस टर्म में ट्रेजरी बिल की बात है कि इसमें आप इन्वेस्टर हैं, तो आप पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो कौन सी गवर्नमेंट को? ट्रेजरी बिल केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है। इट इज रिलीज बाय ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। नो एनी स्टेट गवर्नमेंट हैव अथॉरिटी टू रिलीज दी ट्रेजरी बिल्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बिहाफ पर आरबीआई इसे रिलीज करता है। आरबीआई आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हम ट्रेजरी बिल लेकर आए हैं, वो 91 डेज की हो सकती है, वो 182 डेज की हो सकती है, वो 364 डेज की हो सकती है, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई इसको रिलीज करता है। ट्रेजरी बिल इज अ टाइप ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड? मैंने कहा ये एक तरीके की डेब्ट सिक्योरिटी है, तो इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी आपका कुछ ना कुछ फायदा होगा। डेब्ट सिक्योरिटी और इक्विटी शेयर सिक्योरिटी। डेब्ट सिक्योरिटी और शेयर सिक्योरिटी में एक डिफरेंस आप यहां पर इस चीज को समझिए कि डेब्ट सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट फिक्स होता है। इट डज नॉट मैटर कि वो कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, वो कंपनी का कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, चाहे अरबों का फायदा हो, अरबों का नुकसान हो, आपको आपका इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन शेयर सिक्योरिटी में क्या होती है? रिस्क होती है। कंपनी का फायदा होगा तो आपको प्रॉफिट शेयर होगा, कंपनी का नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान शेयर, आपको नुकसान उसके साथ इक्वली शेयर होगा, जितना आपका शेयर होगा, जितने आपकी शेयर होल्डिंग होगी। तो डेब्ट सिक्योरिटी जो होती है, इसमें रिस्क जो होती है वो लेस होती है, लेस रिस्की एज कंपेयर टू शेयर सिक्योरिटी। और यदि इसमें भी बात करें गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटी और डिबेंचर में कौन ज्यादा रिस्की कम होगा, तो नो डाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो कम रिस्की होगी, क्योंकि गवर्नमेंट में आप बोलते हो ना, सरकार का पैसा तो सेफ होता है। तो डिबेंचर की कंपैरिजन में कम, मोर लेस रिस्की एज कंपेयर टू डिबेंचर। अब हमने यहां पर बात करी थी कि ये एक तरीके का जीरो कूपन बॉन्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड? जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने
गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई ने ट्रेजरी बिल जारी करे और वो एक ट्रेजरी बिल 1000 रुपीज़ का है। ये आपका ट्रेजरी बिल है, यह आपका आरबीआई गवर्नमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज़ रिलीज बाय द गवर्नमेंट और एक ट्रेजरी बिल की वैल्यू है 1000 रुपये, यानी आप 1000 रुपये सरकार को दे रहे हो तो 1000 पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कुछ और तरीके से होता है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है आपको जब आप इसको वापस लेके जाओगे, फॉर एग्जांपल यदि 91 डेज का है तो ये गवर्नमेंट बोलेगी हम 91 डेज का जीरो कूपन बॉन्ड निकाल रहे हैं जिसकी वैल्यू है 1000 रुपीज़। यानी आप अब चूंकि ये जीरो कूपन बॉन्ड है, यहाँ पर समझिए गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल निकाला और वो है 91 डेज का और उसकी एक ट्रेजरी बिल की वैल्यू है 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर चूंकि ये जीरो कूपन बॉन्ड है तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि ये बात को समझना जरूरी है कि ये जो आपको ये जो बॉन्ड सेल होगा, ये जो ट्रेजरी बिल जो सेल होगा वो 1000 रुपीज़ पर नहीं होगा, वो इससे कम की वैल्यू पर होगा। फॉर एग्जाम्पल 900 रुपीज़। तो जब आप खरीदोगे तो इसको 900 रुपये में खरीदोगे, लेकिन आप जब आप इसको बेचने जाओगे, जब आप इसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा तो ये आपको 1000 रुपये मिलेगा। तो ट्रेजरी बिल और जीरो कूपन बॉन्ड, तो ट्रेजरी बिल इज अ टाइप ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। क्यों? जब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल निकालती है तो वो जिस भी मैच्योरिटी पीरियड के लिए निकालती है तो उस पर जब वो सेल करती है तो उससे कम प्राइस पे उसको सेल करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यदि 91 डेज के लिए ट्रेजरी बिल आया और उसकी वैल्यू फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, जो कि उस ट्रेजरी बिल पर लिखी होती है, यदि ये 1000 रुपीज़ है तो नो डाउट जब इसको सेल करेंगे तो इससे कम पर करेंगे। यानी 900 रुपये में आप खरीदो, 91 डेज के बाद आना आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। यानी आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 91 डेज में आपका प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज़। कितने रुपए पे, 1000 रुपये पे। ठीक है, तो आपने इन्वेस्ट कितना करा, 900 रुपये, आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो जब आप खरीदोगे तो 900 में खरीदोगे तो 1000 पे नहीं खरीदोगे। यहाँ पर ये नहीं होता कि आपने 1000 में खरीद लिया फिर आपको इस पे 5% 10% इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वो पहले ही कैलकुलेट कर लिया जाता है, उसको जब आप वापस से बेचने जाओगे या उसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा होगा तो फिर वो 1000 रुपये पे बिकेगा और उसको यानी फेस वैल्यू पे वापस, उस मैच्योरिटी पीरियड होता है तो आपको पैसा उसकी फेस वैल्यू जो उस बॉन्ड की वैल्यू है वो लिखा होता है, और जब आप उसको इनिशियली खरीदोगे तो आप उसको फेस वैल्यू से कम प्राइस पे खरीदोगे। तो इसी को बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक हो गया जीरो कूपन बॉन्ड, तो ट्रेजरी बिल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। यहां पर एक और वर्ड है वो है हुंडी। ट्रेजरी बिल और हुंडी में क्या डिफरेंस है? कई बार आपने पढ़ते होंगे हुंडी वगैरह। ट्रेजरी बिल जो होता है वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल सकता है। इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। बोथ आर शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। बट ट्रेजरी बिल इज रिलीज बाय ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि हुंडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको रिलीज कर सकती है। भाई पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चाहिए, क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो हुंडी निकाल दे, गवर्नमेंट हुंडी निकाल दे, सरकारी हुंडी निकाल दे, वो ट्रेजरी बिल का उन्हें अधिकार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस ट्रेजरी बिल को खुद नहीं रिलीज करती। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन रिलीज कर रहा था? आरबीआई। जबकि हुंडी खुद गवर्नमेंट रिलीज करती है। तो ये दो डिफरेंस हुंडी और ट्रेजरी बिल में, और इन दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों ही शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये दो बेसिक डिफरेंट है। इसके अलावा हमने यहां पर कैश मैनेजमेंट बिल का भी जिक्र करा था। यहां पर देखिए आप, कैश मैनेजमेंट बिल सीएमबी है क्या? नो डाउट ट्रेजरी बिल और हुंडी की तरह यह भी एक तरीके का like treasury bill and hundi, it is also a short term debt instrument, short term debt instrument। और यहां पर शॉर्ट टर्म का मीनिंग है ओनली 91 डेज। ट्रेजरी बिल न केवल 91 डेज के लिए बल्कि 182 डेज 364 डेज के लिए भी रिलीज करा जा सकता था, लेकिन यहां पर इसको केवल 91 डेज के लिए ही रिलीज करा जाता है। तो फिर ये ट्रेजरी बिल से अलग क्यों है? दरअसल कैश मैनेजमेंट बिल इस कंडीशनल है, वो तभी रिलीज कर सकती है गवर्नमेंट जब बजट में जो फंड अलॉट हुआ है वो कम पड़ जाए।
कई बार गवर्नमेंट बजट में ही पहले एस्टिमेट रेवेन्यू और एस्टिमेट एक्सपेंडिचर बता देती है, और यदि एस्टिमेट रेवेन्यू और एस्टिमेट एक्सपेंडिचर में मिसमैच हो जाता है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत क्या, यदि एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है, गवर्नमेंट के पास बजट का फंड एलोकेशन जो होता में यदि मिसमैच हो गया तो गवर्नमेंट को बैठ तो जाएगी नहीं, वो कहीं ना कहीं से फंड जुगाड़ेगी। गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेगी, आप जैसे इन्वेस्टर्स को ढूंढेगी, और आप गवर्नमेंट के कैश मैनेजमेंट बिल में पैसा लगा देना। कैश मैनेजमेंट बिल में 91 डेज के लिए पैसा लगा देना, गवर्नमेंट को दे देना, ताकि गवर्नमेंट अपने जो बजट में जो मिसमैच हुआ है रेवेन्यू कलेक्शन में और एक्सपेंडिचर में, जो उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया या रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया, जो भी रीज़न है या दोनों रीज़न है, उसकी भरपाई पूरी कर सके, और बदले में आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट मिल जाएगा। जैसे आप होता है ना, आपका महीने में यदि आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपका सैलरी जितना है, यदि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू सैलरी, तो आप नेक्स्ट सैलरी आने तक आप बोलते हो यार इस बार पैसे मेरे को उधार दे दे, मैं अगले मेरी सैलरी आते ही लौटा दूंगा, होता है ना। तो भैया मुझे क्या मिलेगा कि यार मुझे 15 दिन के लिए पैसे उधार दे दे, इस बार मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया, इस बार मेरी सैलरी नहीं आई या सैलरी कम आई, जो भी रीज़न है, तो इस बार मुझे 10 दिन के लिए दे दे, 15 दिन के लिए दे दे उधार, मैं तुझे पैसा जैसे मेरी सैलरी आएगी वैसे लौटा दूंगा, इंटरेस्ट पेमेंट तुझे लेना हो तो लेना। तो गवर्नमेंट भी यही बोलती है 91 डेज के लिए पैसा दे दो ना, 91 कि आप लोग बोलोगे हम क्यों दें आपको, अरे इंटरेस्ट पेमेंट ले लेना, फिर चुकाओगे कब, अरे नेक्स्ट बजट आते ही चुका देंगे, 91 डेज के बाद चुका देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि 91 डेज कब, जब बजट मिसमैच देखने को मिलता है तब कैश मैनेजमेंट बिल लाया जाता है। तो कैश मैनेजमेंट बिल, तो कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल और ढूंढी, तीनों शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट थे। जबकि लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की बात हमने करी थी तो उसका एग्जांपल क्या था, डेटेड सिक्योरिटीज। डेटेड सिक्योरिटी यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए रिलीज होता होगा। ये जनरली 5 से 10 साल के लिए रिलीज होता है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, वो 5 से 10 साल के लिए होता है। और 5 से 10 साल के लिए तो होता है, इसके अलावा एक बात और याद रखना, ये इसमें जो आपको इंटरेस्ट का जो पेमेंट मिलता है वो महीने टू महीने नहीं मिलता, वो हर 6 मंथ में, 6 महीने का एक साथ निकाल के पेमेंट कर देंगे आपको। 6 महीने का जो भी ब्याज होगा उसका पेमेंट एक साथ कर देंगे। भाई लॉन्ग टर्म है, अब हर महीने पेमेंट करेगी तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट बोलती है हर 6 महीने पे आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये थी आपकी डेटेड सिक्योरिटी थी। अब ये तो होगी आपकी डेप्ट सिक्योरिटी। अब यहाँ पर एक और चीज़ थी, वो थी शेयर सिक्योरिटी। यहाँ पर देखिए आप, ये हमने पूरा कवर कर लिया आपका डेप्ट सिक्योरिटी। अब बात करें शेयर सिक्योरिटी। तो शेयर सिक्योरिटी भी 2 तरीके की हो सकती है, पहला इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तो बात करें शेयर सिक्योरिटी। शेयर सिक्योरिटी में रिस्क होती है, रिस्क होगी एज कंपेयर टू डेप्ट सिक्योरिटी। ये भी 2 तरीके की होती है शेयर सिक्योरिटी। पहली शेयर सिक्योरिटी आपकी कौन सी होगी, इक्विटी शेयर। दूसरा प्रेफरेंस शेयर। अब इन दोनों में भी कोई ना कोई ज़्यादा रिस्की होगा, तो ये ज़्यादा रिस्की है। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से ज़्यादा रिस्की होता है। भाई आपने पैसा लगाया शेयर मार्केट में, तो कंपनी को प्रॉफिट, जिस भी कंपनी में आपने पैसा लगाया जो उसका प्रॉफिट होगा तो आपको शायद प्रॉफिट शेयर होगा, नहीं होगा तो नुकसान होगा, तो नुकसान की आपको भरपाई करनी पड़ेगी। अब इसमें रिस्की है, लेकिन कौन ज़्यादा रिस्की है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर? क्यों रिस्की है इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के कंपैरिजन में? दरअसल जब भी कंपनी को लॉस हो जाता है और कंपनी का लिक्विडिफिकेशन होता है, उस कंपनी को जो उसकी जो भी एसेट्स होते हैं उसको लिक्विफाई करा जाता है, उसको पैसे में बदला जाता है, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है पैसे बांटते टाइम। फॉर एग्जांपल विजय माल्या जब भागा, तो विजय माल्या जब बैंक करप्ट हो गए
तो जब उनकी जो किंगफिशर, जो भी उनके एसेट्स थे, जो भी उनकी प्रॉपर्टी जिसको गिरवी रख के उन्होंने लोन लिया था, जब उसको बेचा गया तो उसमें जब पैसा आया तो उस पैसे से किसका पेमेंट करा? जितने भी शेयर होल्डर्स थे। तो एक बात बताओ, मैंने कहा सबसे कम रिस्की कौन है? डेब्ट सिक्योरिटी। अब यहां पर मैं बात करता हूं किंगफिशर की। यदि किंगफिशर के जो मालिक थे विजय माल्या, वो बैंक करप्ट हो गए और वो कहीं दूसरे देश चले गए। अब उनकी जो भी एसेट्स थी, जो प्रॉपर्टी थी, उसको सेल करा बैंकों ने, जिसको गिरवी रख के उन्होंने लोन लिया था। तो उस केस में किंगफिशर में जो भी सेल करा, तो जो पैसा आया उसमें सबसे पहले जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा जिनके पास डेब्ट सिक्योरिटी है। इसलिए तो डेब्ट सिक्योरिटी को, जिनके पास उस कंपनी के डिबेंचर है। डिबेंचर मतलब कंपनी का डेब्ट सिक्योरिटी आपने खरीद रखा है, तो डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले। उसके बाद पैसा मिलेगा जिनके पास प्रेफरेंस शेयर है, और थर्ड सबसे लास्ट में बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ये है बेसिक डिफरेंस, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर। तो फिर लोग इक्विटी शेयर में क्यों पैसा लगाएंगे, प्रेफरेंस में ही लगा लें। असल इसमें आपको डिसीजन पावर्स मिलती है, कंपनी को क्या डिसीजन लेना है, कंपनी को लोन लेना है या नहीं लेना है, कंपनी को आगे कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे बिजनेस करना है। यदि आप डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी शेयर खरीदिए। इसलिए इक्विटी शेयर को एक अलग कंसेप्ट बना रखा है प्रेफरेंस शेयर से। तो ये हमारा पूरा सिक्योरिटी का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब बात करें यहां पर बायबैक ऑफ शेयर्स की। नेक्स्ट है आपका बायबैक ऑफ शेयर्स। शेयर्स का बायबैक क्यों करा जाता है? कोई भी कंपनी तो खुद ढूंढती है कि लोग हम आए, हमारे यहां पर पैसा इन्वेस्ट करें, सब लोग आए पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन बायबैक ऑफ शेयर्स क्यों करा जाता है? बायबैक ऑफ शेयर्स करने के कुछ रीजंस हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स करने के कुछ रीजंस क्या क्या हैं? यदि कोई कंपनी के पास कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क लगता है। फर्स्ट रीजन बिहाइंड द बायबैक ऑफ शेयर इज दी क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी। उस कंपनी की साख, उस कंपनी की इमेज मार्केट में गिरने लगती है। फॉर एग्जांपल, अभी अडानी ग्रुप के साथ ऐसा हो रहा है, तो अडानी पोर्ट ने बायबैक ऑफ शेयर्स करने का फैसला लिया है, बायबैक ऑफ बॉन्ड्स का। तो जब उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी गिरने लगती है तो कंपनी अपने इमेज को रिक्रिएट करने के लिए बायबैक ऑफ शेयर्स करती है कि देखो अभी तो हमारे पास खुद के पास पैसा पड़ा हुआ है, हम हमारे शेयर खुद खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं, हम कोई बर्बाद नहीं हो रहे, हम कोई आगे आने वाले टाइम में बैंकरप्ट नहीं हो रहे, हमारे पास खुद के पास इतना पैसा है, हमारी क्रेडिबिलिटी पे लोग भले ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो लेकिन हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, हम उस लिक्विडिटी से खुद के शेयर खरीद सकते हैं। कई बार उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस कम हो जाता है। किसी भी चीज का प्राइस कब होगा? जब उस चीज की डिमांड कम होगी। यदि किसी चीज की डिमांड कम होगी तो नो डाउट उसका प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। तो डिमांड कम, प्राइस कम। यदि कंपनी खुद शेयर्स को खरीदेगी तो नो डाउट कंपनी एज ए इन्वेस्टर आ जाती है। तो उस कंपनी के जो शेयर्स होगी उन शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगा तो शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, और यदि शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिट, जो शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टर बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स आएंगे, कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है जब प्राइस कम हो जाता है। कंपनी खुद को डीलिस्टेड करना चाहती हो, अब हमको किसी का पैसा नहीं रखना, अब हम हमारी सारी उधारियां, चाहे वो डेब्ट सिक्योरिटी में हो या शेयर सिक्योरिटी में हो, जो भी है, हम अब उसको चुकाना चाहते हैं। शेयर मार्केट से हमको पैसा नहीं लेना, अब तक तो दूसरों से पैसा ले रखा है, तो दूसरों से जब कंपनी खुद को डीलिस्टेड करना चाहती हो, शेयर मार्केट से खुद को अलग करना चाहती हो, कैपिटल मार्केट से खुद को अलग करना चाहती हो, तो भी इस कंडीशन में भी बायबैक ऑफ शेयर्स करा जा सकता है। ठीक है, एक और रीजन, जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ हो। वैसे तो किसी भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश नहीं होता। जब कंपनी के पास खुद के पास कैश पड़ा हुआ है तो वो दूसरों से पैसा क्या लेगी? खुद अपने शेयर्स खरीद लेगी, और यदि खुद अपने शेयर्स खरीद लेगी और यदि एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है उसको इन्वेस्ट करेगी और खुद अपने शेयर्स खरीद लेगी, तो नो डाउट उस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यदि कंपनी की शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी तो जो प्रॉफिट में उस कंपनी का जो शेयर है वो भी बढ़ जाएगा, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा
कंपनी का जो शेयर बढ़ेगा प्रॉफिट में, यानी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और कंपनी को इससे फायदा होगा। तो कोई भी कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक 4 कंडीशंस में करती है। यदि उसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग रहा हो तो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख को दोबारा रिक्रिएट करने के लिए, प्राइस कम हो जाती है, प्राइस बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करी जाती है, खुद खरीदने लगती है या अपने एम्प्लॉयज के थ्रू खरीदवाने लगती है, ये पकड़ो पैसा जाओ खरीदो। कंपनी खुद को डीलिस्टेड करना चाहती हो या एक्स्ट्रा केस उसके पास पड़ा हो तो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाती है, ताकि जो प्रॉफिटेबल कंपनी ज़्यादा ऐसा करती है ताकि प्रॉफिट में उनका शेयर बढ़े, उनका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़े। और पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है, उसको खुद की ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में, तो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा ली, प्रॉफिट में शेयर बढ़ा और उससे पैसा एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो यहाँ पर ये 4 रीजन थे बायबैक ऑफ शेयर्स के। इसके एग्जाम्पल हैं, पेटीएम ने 800-850 करोड़ के रुपीस के बायबैक की बात करी। 2020 में टीसीएस ने 16,000 करोड़ रुपए के शेयर्स का बायबैक करा। इसके अलावा अडानी पोर्ट ने भी अपने जो बॉन्ड स्टॉक्स थे उनका बायबैक करा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, होता है, ये रियलिटी है, कंपनी ऐसा करती है, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ पेटीएम का, टीसीएस का। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी एक और टॉपिक हम लेते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आप किसी भी कंपनी की डेब्ट सिक्योरिटी में पैसा क्यों लगाओगे, उस कंपनी का डिबेंचर क्यों खरीदोगे या उस कंपनी का शेयर क्यों खरीदोगे, या यदि आपको पता है कि यह लगता है, यह पॉसिबिलिटी है कि उसका आने वाले टाइम में वो कंपनी अच्छा करेगी, उसमें आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन ये चीज़ आपको बताएगा कौन, ये चीज़ आपको पता कैसे चलेगी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यही काम करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज गवर्नमेंट का, कंपनीज का, जहां पर इन्वेस्टर्स पैसा लगाने का मूड बनाते हैं, और यदि इन्वेस्टर्स को ये अंदाजा लगे कि इसमें पैसा लगाने में क्या ठीक है या नहीं है। अब मैं कोई भी कंपनी ले लूँ तो उसका आपको क्या पता है कि ये प्रॉफिट में चलेगी कि लॉस में चलेगी, तो आप उसकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उसकी रेटिंग देख लीजिए। अब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस कंपनी का, उसकी कितनी बाजार में कितनी क्रेडिबिलिटी है, उसकी कितनी साख है, उसका आपके कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, और उसका फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आती है। जब गवर्नमेंट को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दी जाती है तो ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है या नहीं है, वहाँ पर उस कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो है या नहीं है, वहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से होने वाले हैं या हुए हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या क्या है, या स्टेबिलिटी के अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कई सारे फैक्टर्स को मिलाकर आपकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो गवर्नमेंट का क्रेडिट रेटिंग निकालती हैं या उनको रेटिंग प्रोवाइड करती है। ऐसे ही कंपनीज में एम्प्लॉयज़ का क्या नेचर है, कंपनीज का प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है, कंपनी का इन्वेंटरी स्टॉक्स कितना है, कंपनीज का जो फास्ट में इन्वेस्टर्स का पैसा किस तरीके से डूबा है कि उसको फ़ायदा हुआ है। इन सब कई सारे फैक्टर्स को मिलाकर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी कंपनी का या गवर्नमेंट का या दोनों का जो है वो उसको रेटिंग प्रोवाइड कराती है। अब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी 2 तरीके की हो सकती है, पहली ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और एक होती है हमारी डोमेस्टिक या इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में कई सारी है लेकिन 2-3 फेमस है। पहली S&P, मूडी, फिच। डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो ये डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में है इकरा, केयर, सिमरा, फिच इंडिया, ब्रिक वर्क और क्रिसिल। ये 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं हमारे यहाँ पर, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। 6 के 6 का नाम याद रखेगा। ये 6 ही क्यों हैं?
दरअसल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, जो हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इनको रेगुलेट करता है सेबी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सेबी के अंडर ये काम करती है, इसीलिए इसको शेयर मार्केट के अंडर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सेबी के अंडर ये काम करती है और ये शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका इस पर नज़र रहती है, वो कोई कंपनी को कौन सी क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए। तो ऑल दी डोमेस्टिक या इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी एंड देर आर 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया, इकरा, केयर, सिमरा, फिच इंडिया, ब्रिकवर्क एंड क्रिसिल। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। काम कैसे करती है मैंने देख लिया। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग निकालनी है तो उसके अलग मेजरमेंट्स हैं, उसके अलग क्राइटेरियाज हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ईज ऑफ डूइंग। जबकि किसी कंपनी में वो प्रॉफिट लॉस, स्टॉक, उसकी पास्ट इन्वेस्टर्स का क्या रिकॉर्ड रहा है, ये सब देखती है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली, किनको रेगुलेट कौन करता है, और हमारे यहाँ की डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी है। दोनों ये 8, 9, 10 जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इनमें से पूछ देगा कि इनमें से इंडियन कौन है, इनमें से ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है। जैसे विच वन इज दी, एक क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन करें, विच वन इज दी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ऑप्शन ए क्रिसिल, ऑप्शन बी केयर, ऑप्शन सी S&P, ऑप्शन डी आपका ब्रिकवर्क। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम ऑलरेडी इसको, ऐसे सवाल बनते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय, ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर regulated by, in India credit rating agencies are regulated by RBI, Indian Bank Association, ऑप्शन सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज, कुछ भी दे देगा। ऑप्शन डी, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, तो स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, सेबी है। सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच का क्या डिफरेंस है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, तो वो एक और है लास्ट, म्यूचुअल फंड्स। अब तक क्या हो रहा था, कोई भी इन्वेस्टर आ रहा था, वो पैसा लगा रहा था उस कंपनी में, दूसरा इन्वेस्टर कौन है आपको कोई लेना देना नहीं है। ये म्यूचुअल फंड अलग क्यों है, इसको अलग कैसे पढ़ा रहे हैं भाई। आपने पैसा लगाया, कोई भी, फॉर एग्जांपल किंगफिशर में आपने पैसा लगाया, इसके अलावा आपके अलावा किसने पैसा लगाया कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई बार छोटी कंपनीज होती है, उनमें आप पैसा नहीं लगा सकते, उनकी आपको पूरी, ना तो उनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनकी रेटिंग बता पाती है, अब उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करती क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और भी कई सारे फर्दर फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। तो म्यूचुअल फंड्स में एक बात ये याद रखना कि म्यूचुअल फंड्स में होता क्या है, ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा पुल करा जाता है किसी एक इन्वेस्टर के पास, और ये इन्वेस्टर पोर्टफोलियो अगेन किसी न किसी कंपनी में पैसा लगा देता है। यानी आपने इंडिविजुअली सीधे उस कंपनी में पैसा नहीं लगाया, आपने किसी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को आपने पैसा दिया, उसने आगे किसी कंपनी में लगाया। ऐसे आपके जैसे कई हजारों लोग होंगे, कई सैकड़ों लोग होंगे, वो इस इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के पास पैसा रखेंगे, इस इन्वेस्टर के पास, ये कंपनी में पैसा लगाएगा, ये कंपनी में डिसाइड करेगा, यही डिसाइड करेगा। देखो नॉर्मल शेयर में आप डिसाइड करते हो कि आपको डेप्ट में लगाना है कि आपको शेयर सिक्योरिटी में लगाना है कि डेप्ट सिक्योरिटी में लगाना है, और आपको किस कंपनी में लगाना है ये भी आप डिसाइड करते हो। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर डिसाइड करता है, आप पैसा आपका है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर रहे कि किसी कंपनी का आपको डेप्ट में लगाना है, डेप्ट सिक्योरिटी में, या शेयर सिक्योरिटी में लगाना है, कितना लगाना है। तो इन्वेस्टर यहाँ पर डिसाइड करेगा, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, ये कंपनी और आपके बीच को डायरेक्ट नहीं जोड़ते, ये इनडायरेक्ट एक इन्वेस्टर बीच में होता है, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बीच में होता है म्यूचुअल फंड में। अब ये इन्वेस्टर इस कंपनी में नो डाउट 2 तरीके से पैसा लगाता है, जिसको हमने सिक्योरिटी के क्लासिफिकेशन में देख लिया, या तो उसके डेप्ट में डेप्ट सिक्योरिटी खरीदेगा या शेयर सिक्योरिटी खरीदेगा। यानी किसी भी म्यूचुअल फंड्स भी 2 तरीके के हो सकते हैं। यानी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बात करें तो एक हो गया आपका डेप्ट म्यूचुअल फंड, एक हो गया
इक्विटी या शेयर म्यूचुअल फंड। यदि इस इन्वेस्टर को जितना भी पैसा मिला, इस इन्वेस्टर को जितना भी पैसा मिला, यदि उसका 65% से ज्यादा पैसा, मोर देन 65% पैसा यदि उसने उस कंपनी के डेप्ट सिक्योरिटी में लगाया, तो वो डेप्ट म्यूचुअल फंड। यदि मोर देन 65% पैसा, 100% नहीं है यहाँ पर, 65% पैसा, आपके जैसे कई सैकड़ों हजारों इन्वेस्टर ने पैसा दिया किसी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को, और उस पोर्टफोलियो ने आगे यदि 70% 75% पैसा उसके थ्रू उस कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए, तो उस कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए तो ये कौन सा टाइप हो गया, डेप्ट म्यूचुअल फंड। और यदि उस कंपनी के शेयर खरीद लिए तो ये कौन सा टाइप हो गया, इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयर म्यूचुअल फंड। यानी मोर देन 65% इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ शेयर, तो ये क्या हो गया, शेयर म्यूचुअल फंड या इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगेन म्यूचुअल फंड के बारे में एक सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है, म्यूचुअल फंड को इंडिया में रेगुलेट कौन करता है। अगेन लाइक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, म्यूचुअल फंड आल्सो रेगुलेटेड बाय सेबी। चूंकि ये सब सेबी के अंडर है, इसलिए इसको शेयर मार्केट में हमको पढ़ाना था। तो म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, डेप्ट म्यूचुअल फंड, शेयर इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन रेगुलेट कर रहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कितने तरीके की है उन्हें कौन रेगुलेट कर रहा है, बायबैक ऑफ शेयर्स क्यों देखने को मिलता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी, डेप्ट सिक्योरिटी और शेयर सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस होता है। लोग सिक्योरिटी मार्केट मतलब उस कंपनी के शेयर खरीदना ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी के शेयर नहीं, आप उसको एज ए टर्म्स ऑफ लोन भी पैसा प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये पूरा हमने देखा, ये हमारा यहाँ पर शेयर मार्केट पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।